हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 50। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, सो पहले हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करने के लिए दिया था। उसने हमसे बोला कि हाउ मेनी पीपल आर स्टैंडिंग बिटवीन ए एंड डी। ओके, तो हमें बताना है क्या ए और डी के बीच में कितने लोग हैं, और आपके पास दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। और उसने बोला कि सबके सब कहाँ देख रहे हैं, वो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, ठीक। देखिए फर्स्ट से क्या पता चल रहा है हमें, उसने बोला है कि ए स्टैंड्स सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द लाइन। ओके, ए कहाँ पर है, सेकेंड है फ्रॉम द राइट एंड। ओके, तो ए होगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद एच स्टैंड्स थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ओके, और एच कहाँ पर है, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब क्या एक दो एंड देन एच, ठीक है। उसके बाद डी स्टैंड्स एग्जैक्टली इन दी सेंटर ऑफ द लाइन। ओके, और डी कहाँ पर है, एग्जैक्टली सेंटर पर है, फाइन, मतलब जितने लोग यहाँ होंगे उतने ही लोग यहाँ पर होंगे, ठीक है। उसके बाद as many people stands between A and C, okay, as between D and H। okay, और उसने बोला कि जितने लोग A और C के बीच में हैं, ठीक है, उतने ही लोग D और H के बीच में। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, आप किसी तरीके से रिलेशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर इनके बीच में कोई ऐसा कुछ ऐसा रिलेशन नहीं दिया हुआ कि कितने पर्सन है इनके बीच में, ठीक है, और ना ही ए और सी के बीच में कितने पर्सन है, ऐसा कुछ यहाँ पर रिलेशन हमें दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ फर्स्ट से तो मैं ये चीज़ पता नहीं कर पाऊंगा, फिर भी हम इसको लिख लेते हैं क्या कि ए और सी के बीच में जितने लोग हैं उतने ही डी और एच के बीच में भी है, ठीक है। तो फर्स्ट से तो नहीं पता चलेगा, सेकेंड से देखते हैं। देखिए सेकेंड में उसने बोला कि बी स्टैंड्स सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द लाइन। ओके, बी कहाँ पर है, सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। उसके बाद ओनली 4 पीपल स्टैंड्स बिटवीन बी एंड सी। ओके, और बी और सी के बीच में 4 लोग हैं, तो 1 2 3 4 एंड देन सी। और उसके बाद ई इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी, और ई इमीडिएट नेबर है, मतलब एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, और 1 2 3 4 सी एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, ठीक है। उसके बाद ए स्टैंड्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ई। ए कहाँ पर है, सेकेंड टू द राइट ऑफ ई है, मतलब ए आएगा यहाँ पर और ए आएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद एज मैनी पीपल स्टैंड्स बिटवीन बी एंड डी एज देयर बिटवीन ए एंड डी। ओके, उसने बोला कि जितने लोग बी और डी के बीच में है उतने ही लोग ए और डी के बीच में भी हैं। तो यहाँ से देखिए हम एक चीज़ जानते हैं क्या कि बी और डी के बीच में जितने लोग हैं, अगर वो ए और डी के बीच में, तो ऑब्वियसली आपके पास ए यहीं पर बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर आप इस कंडीशन में किस तरीके से डी को पुट करा सकते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 1 2, अगर मैं डी को यहाँ पुट करता हूँ तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, ए हो गया। या फिर अगर यहाँ पर पुट करता हूँ तो 1 2 3, यहाँ पर मैं डी को पुट करा सकता हूँ तो 1 2 3, यहाँ पर भी क्या हो गया, सेंटर पे हो गया। उसने हमसे पूछा क्या था, उसने हमसे ये चीज़ पूछी थी कि ए और डी के बीच में कितने लोग हैं। तो यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पर कितने हैं, 3 हैं, और दोनों ही पॉसिबिलिटी आपके पास सही हो रही है। इसका मतलब क्या है कि आप इससे तो आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ सेकंड से नहीं पता कर सकता हूँ, क्या मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों को जोड़कर आंसर को पता कर सकता हूँ। देखिए अगर मैं फर्स्ट को सेकंड में ज्वाइन करता हूँ, इन दैट केस उसने हमसे क्या क्या बोला है, उसने हमसे ये चीज़ बोली थी कि ए कहाँ पर है, वो आपका राइट से सेकंड है, ठीक है। उसने बोला था कि वो राइट से क्या है, सेकंड है ना। इसका मतलब क्या, यहाँ पर एक होगा, यहाँ पर एक होगा, दोनों को मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद उसने बोला था कि एच कहाँ पर है, वो थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है, मतलब एच होगा यहाँ पर, एच होगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद डी कहाँ पर है, वो एग्जैक्टली सेंटर पर है। अब देखिए डी में अगर मैं इस वाली पॉसिबिलिटी में बात करता हूँ तो इस साइड कितने 4 लोग हैं, इस साइड देखता हूँ तो 4 लोग हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं डी को देखता हूँ तो इस साइड कितने 5 लोग हैं, यहाँ पर कितने 5 लोग हैं, ये भी आपके पास सही है। उसके बाद एज मैनी पीपल स्टैंड्स बिटवीन ए एंड सी एज देयर आर बिटवीन डी एंड एच। अच्छा, ए और सी के बीच में जितने लोग हैं, अगर मैं इसमें बात करूँ तो एक भी नहीं है, ठीक है। उतने ही डी और एच के बीच में, डी और एच के बीच में नहीं, ये वाली पॉसिबिलिटी आपके पास गलत होगी। इसमें अगर बात करूँ तो ए और सी के बीच में कितने 2 लोग हैं, ठीक है, और डी और एच के बीच में भी अगर मैं देखूँ तो 2 ही लोग हैं ना। इसका मतलब क्या, ये पॉसिबिलिटी आपके पास सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कितने यहाँ पर लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मतलब क्या है, अगर हम दोनों को यूज़ करेंगे फर्स्ट और सेकेंड को, इन दैट केस में इस आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने हमसे बोला है कि अ सर्टेन नंबर ऑफ बुक्स हैव बीन स्टैक्ड वन अबव द अदर। ओके, हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन द स्टैक। उसने हमसे बोला कि कुछ बुक्स हैं जो कि एक के ऊपर एक रखी गई हैं, हमें बताना है कि कितनी नंबर ऑफ बुक्स हैं।
फर्स्ट से देखिए क्या चीज़ पता है उसने हमें बोला है कि बुक एफ इज केप्ट फोर्थ फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। ओके, बुक एफ कहाँ पर है, फोर्थ है फ्रॉम द टॉप, मतलब क्या 1 2 3, ठीक है। इसके ऊपर कितनी बुक्स होंगी, 3 बुक। और उसके बाद बुक के इज केप्ट इमीडिएटली बिलो एफ। ओके, बुक के कहाँ पर है, वो इमीडिएटली बिलो एफ है, ठीक है। उसके बाद ओनली 2 बुक्स आर केप्ट बिटवीन बुक के एंड बुक बी। ओके, 2 बुक्स है किसके बीच में, बुक के और बुक बी के बीच में। और उसके बाद बुक बी इज केप्ट अबव बुक एफ। ओके, और बुक बी कहाँ पर है, वो ऊपर है एफ से। इसका मतलब आपके पास अगर मैं बनाना चाहूँ तो बी को ऊपर ही बना सकता हूँ, तो 1 2 छोड़कर बी आएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि ओनली 4 बुक्स आर केप्ट बिलो बी। ओके, सिर्फ 4 बुक्स हैं बी के नीचे, तो मतलब अगर देखता हूँ तो 1 2 3 4, आपके पास यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी आ गई, ये आपके पास हो गया 6 बुक्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ फर्स्ट से मैं ये चीज़ पता कर सकता हूँ कि यहाँ पर कितनी बुक्स हैं, ठीक है। सेकंड से चेक करते हैं, देखिए सेकंड में उसने क्या बोला हमसे, बुक ए इज केप्ट 5th फ्रॉम द बॉटम ऑफ द स्टैक। ओके, बुक ए कहाँ पर है, 5th फ्रॉम द बॉटम, मतलब क्या 1 2 3 4 एंड देन ए, ठीक है। उसके बाद ओनली 2 बुक्स आर केप्ट बिटवीन ए एंड के। ओके, 2 बुक्स हैं ए और के के बीच में, तो के आपका यहाँ आ सकता है, या फिर आपके पास एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है 1 2 3 4 ए, और के आपका यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। उसके बाद ओनली 3 बुक्स आर केप्ट अबव के। ओके, सिर्फ 3 बुक्स हैं इसके ऊपर, मतलब क्या 1 2 3। ओके, यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो 1 2 3, ओके इतनी बुक्स रहेंगी। उसके बाद बुक ए इज केप्ट अबव बुक के। ओके, बुक ए कहाँ पर है, वो ऊपर है के से, मतलब कि ये पॉसिबिलिटी गलत होगी, तो यही पॉसिबिलिटी आपके पास रहेगी। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ फिर मैं बता सकता हूँ यहाँ पर कितने आपके पास, अब 5 बुक्स हैं। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ सेकंड से भी मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो ईदर 1 और सेकंड इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन, दोनों अलग अलग हम बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर देखिए कोडिंग में दिया हुआ है, इसने ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर उसने कॉपीराइट का मतलब क्या बताया कि बी इज ब्रदर ऑफ ए। ओके, डॉलर का मतलब क्या है कि ए इज सन ऑफ बी। ओके, आपके पास यहाँ पर कोडिंग में दिया हुआ है, तो इसको प्रॉपरली पढ़िएगा। आप देखिए उसने हमसे यहाँ पर क्या बोला है कि P@C, इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो P क्या है, वो मदर है किसकी, C की। ओके, उसके बाद C इज इक्वल्स टू बी, C इज इक्वल्स टू बी का मतलब क्या हुआ कि B क्या है, वो सिस्टर है किसकी, C की, B सिस्टर है किसकी, C की। उसके बाद C कॉपीराइट D का मतलब क्या हो गया कि D इज ब्रदर ऑफ B। ओके, D कौन है, वो ब्रदर है किसका, B का। ओके, उसके बाद D $E, इसका मतलब क्या हो गया कि D क्या है, वो सन है किसका, E का। ओके, D क्या है, वो सन है किसका, E का। फाइन, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, इन दोनों की शादी हुई होगी। अब देखिए उसने बोला कि E इज हस्बैंड ऑफ P, E हस्बैंड है किसका, P का। हाँ, ये चीज़ सही है। उसके बाद देखिए C इज सन ऑफ E, C कौन है, सन, इसका हम बता नहीं सकते हैं। C इज डॉटर, इसका हम बता नहीं सकते हैं। E इज वाइफ ऑफ P, ये आपके पास गलत हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर एक और कोडिंग में उसने क्वेश्चन हमें दिए, तो एक काम करते हैं, देखिए यहाँ से एक फैमिली ट्री बना लेते हैं कि A*B, इसका मतलब क्या होगा कि A क्या है, वो सन है किसका, B का। ओके, A सन है किसका, B का। ओके, उसके बाद अब यहाँ पर देखिए अगर मैं B पर जाता हूँ तो B कहाँ पर दिया हुआ है, इसके बाद कहीं नहीं दिया हुआ है। अगर मैं A को ही और ज्वाइन करता हूँ तो यहाँ पर भी है, देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि F%A का मतलब हो गया कि F क्या है, ब्रदर है किसका, A का, F ब्रदर है A का। ओके, और उसके बाद अगर देखता हूँ तो यहाँ पर देखिए I एंड A का मतलब क्या हो गया कि I क्या है, I डॉटर है किसकी, A की, I डॉटर है किसकी, A की। ओके, फाइन। उसके बाद अगर मैं देखता हूँ तो इसका मतलब क्या हो गया कि J%I, J क्या है, वो ब्रदर है किसका, I का। ओके, फाइन। उसके बाद देखिए अगर मैं इसमें लिखता हूँ तो C@F, C@F का मतलब क्या हो गया, C वाइफ है किसकी, F की। ओके, C वाइफ है F की, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो K*F, K*F का मतलब क्या हो गया कि K क्या है, वो सन है किसका, F का। ओके, K सन है किसका, F का, ठीक है। उसके बाद F*D, F*D का मतलब क्या हो गया, F क्या है, वो सन है किसका, D का। ओके, F सन है किसका, D का। उसके बाद अगर यहाँ पर देखता हूँ तो J*G का मतलब क्या हो गया कि J क्या है, J सन है किसका,
जी का, जे सन है किसका, जी का, इसका जी क्या होगी, फीमेल होगी, इन दोनों की शादी हुई होगी। ओके, उसके बाद आपके पास ये रह गया, तो एल डॉलर के का मतलब क्या हो गया, कि एल क्या है, वो सिस्टर है किसकी, के की, एल सिस्टर है के की, ठीक है। तो ये आपके पास क्या फैमिली ट्री बना। अब उसने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि हाउ मैनी फीमेल्स आर देयर इन दी फैमिली, फीमेल्स कितनी है यहाँ पर, तो देखिए 1 2 3 4, 4 हो गई। उसके बाद देखूँ अगर इन दोनों में से कोई एक ही तो फीमेल होगी ना, ठीक है, तो टोटल फीमेल्स कितनी होगी, 5, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो गया, 4th वन इज दी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास उसने दिया हुआ है यहाँ पर क्या, कि अगर ये और ये रिलेशन क्या है, वो डेफिनेटली ट्रू इन दैट केस परसेंटेज की जगह क्या क्या आएगा, उसने हमसे ये तो चीज़ पूछी है ना। तो देखिए अगर मैं सबसे पहले देखूँ ओ और के बीच में अगर रिलेशन निकालना है मुझे, तो इनके बीच में देखिए ये साइन हो सकता है क्या, हाँ, इसको अगर पुट करता हूँ इन दैट केस आपके पास क्या रिलेशन निकलेगा कि केस ग्रेटर देन इक्वल टू ओ, ठीक है, ये बन सकता है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं ये साइन लगाता हूँ इन दैट केस ये चीज़ गलत हो जाएगी, क्यों, क्योंकि देखिए आपको रिलेशन किसके बीच में निकालना है, एल और ओ के बीच में रिलेशन निकालना है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लेस देन का साइन रखता हूँ, तो देखिए ये आपके पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, दोनों ऑपोजिट साइंस में यूज़ हो जाएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शंस में साइन, इसका मतलब क्या है, इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं आएगा, तो ये तो आपके पास क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। इसकी अगर बात करता हूँ तो ये तो आपके पास सही रहेगा, क्योंकि ये इसी के जैसा है। अगर मैं यहाँ पर इसको पुट करता हूँ, मतलब क्या, इस तरीके से, इन दैट केस देखिए ओ और एल के बीच में आपके पास रिलेशन क्या निकलेगा, ओ इज़ लेस देन एल, और वही हमें यहाँ पर बताना था ना, मतलब क्या, हाँ, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर पता कर रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है हमें। अगर मैं यहाँ पर देखूँ लास्ट स्टेप में अगर मैं देखता हूँ, तो आपको क्या चीज़ समझ में आएगी, यहाँ पर देखिए नंबर्स आपके पास क्या है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। उसके बाद अगर मैं वर्ड्स की बात करूँ, तो वर्ड्स में टी आई टी नहीं, ये किसी तरीके से अरेंज नहीं हो रहा है, डब्ल्यू एस बी बी, हो सकता है ये आपके पास क्या अरेंज हो रहा है, किसमें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जो आपके पास वर्ड आते हैं डिक्शनरी में सबसे पहले, ठीक है। एक काम करते हैं, इनपुट से स्टेप नंबर 1 में आते हैं, चेक करते हैं यहाँ पर क्या क्या चेंजेस हैं। अगर मैं देखूँ यहाँ पर क्या चेंजेस आपके पास, टॉम 11, ठीक है, उसने यहाँ पर इसको प्लेस करा है, बाकी सब कुछ आपके पास सेम है, फाइन। उसके बाद टॉम 11 को उसने वहीं पर रहने दिया है, लेकिन इसके बाद अब किसको शिफ्ट करा है उसने, आइस 20, ओके, अब उसने इसको प्लेस करा है, ठीक है, बाकी सब कुछ आपके सेम है, इन दोनों को उसने सेम जगह रहने दिया। उसके बाद अब टर्न 40 को उसने प्लेस करा है, ओके, बाकी आपके पास सब सेम है। अच्छा, तो यहाँ तक हमें जो क्लियर हुआ, वो क्या क्लियर हुआ कि वो क्या कर रहा है, यहाँ पर स्टार्टिंग में जो पेयरिंग ले रहा है, मतलब क्या, आपके पास एक वर्ड था, उसके साथ जो भी एक आपके पास नंबर था, जैसे कि ये, ठीक है, जो भी आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर था उसके साथ जो भी वर्ड अटैच था उसके आगे, ठीक है, उसने उसको साथ में रखा है। उसके बाद उसने फिर वही चीज़ करी है किसके साथ, आइस 20 के साथ, यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है। फिर उसके बाद उसने टर्न 40 के साथ करा है, वही सेम चीज़ है। उसने क्या करा, जो भी आपके पास एक नंबर है और उसके आगे जो भी एक आपके पास वर्ड है, दोनों को वो साथ लेकर चला है। लेकिन अरेंजमेंट किस तरीके से करी है, उसने सबसे पहले अरेंज करा है स्मॉलेस्ट नंबर को, उसके बाद उसके बड़े नंबर को, और उसके बाद उससे बड़े नंबर को, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब इसके बाद अगर मैं 3rd स्टेप से 4th स्टेप में आता हूँ, तब उसने देखिए क्या करा, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो उसने वॉन था ना आपके पास, वॉन स्टार्ट किससे हो रहा है, डब्ल्यू से, ठीक है, वॉन को उसने वहीं पर रहने दिया। उसके बाद उसने प्लेस किसको करा है, एस को प्लेस करा है, ठीक है। मतलब अब वो क्या कर रहा है, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में उस वर्ड को लगाता है जो कि सबसे एंड में आता है। मतलब क्या, डब्ल्यू आपके पास सबसे एंड में आता है, उसके बाद फिर क्या आएगा आपके पास, एस आएगा, ठीक है। अब इसके बाद उसको किसको प्लेस करना चाहिए था, ऑलरेडी बी है, ठीक है, लेकिन दोनों यहाँ पर सेम है ना, तो उसने पहले किसको लिया, बी ओ वाले को, क्योंकि डिक्शनरी में अगर मैं देखूँ तो ये आपके पास पहले आएगा ना। तो मतलब हमें क्लियर हो गया यहाँ पर वो किस तरीके से अरेंजमेंट कर रहा है। आई होप आपके दिमाग में भी एक पैटर्न बन गया होगा। सबसे पहले वो किसको अरेंज कर रहा है, जो भी आपके पास पेयर है एक नंबर का और एक वर्ड का, ठीक है, उन दोनों को उसने प्लेस करा है, उन दोनों को उसने अरेंज करा है। किसके अकॉर्डिंग, उसने अरेंज करा है जो आपके पास नंबर सबसे छोटा है, सबसे पहले उसको अरेंज करा है, उसके बाद उसके बड़े वाले को, और उसके बाद उसके बड़े वाले को अरेंज करा है, ठीक है। वहीं मैं अगर बात करूँ किसकी, वर्ड्स की, तो वर्ड्स उसने किस तरीके से अरेंज करें, सबसे पहले उसने उस वर्ड को रखा है जिसका जो इनिशियल लेटर सबसे एंड में आता है, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा और उससे छोटा, ठीक है। क्लियर है ना, ये चीज़ समझ में आई, यहाँ तक सब कुछ क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखिए उसने हमसे क्या क्वेश्चन पूछे। ओके, सो यहाँ पर आपके पास देखिए इनपुट दिए हुए हैं। सबसे पहले क्या हम करते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं ना। तो देखिए आपके पास अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि अगर सर हम पूरा लिख कर करते हैं, इन दैट केस क्या हम उसी को यूज़ करें या फिर इसको कर सकते हैं। सी, वो डिपेंड करता है आपको।
अगर मैं यहाँ पर वही सेम चीज़ सिखाऊं जो आपको ऑलरेडी आती है, मतलब कि अगर मैं हर एक स्टेप को लिखता हूँ, इन दैट केस आप कुछ नया नहीं सीखेंगे ना, ठीक है। तो इसलिए मैं उस मेथड को अवॉइड करता हूँ। कुछ इनपुट आउटपुट ऐसे होते हैं जिनमें आप सिर्फ सिंपली लिख कर, मतलब जो भी आपके पास दिया हुआ है इनपुट, अगर आप उसको पूरा का पूरा कन्वर्ट कर देंगे, इन दैट केस आप उसको लिख कर फाइंड आउट कर सकते हैं। बट किसी किसी इनपुट आउटपुट में ऐसा होता है जैसे कि आपको बहुत कुछ लिखना होता है, फाइन। सो अगर आप उसको पूरा पूरा लिखेंगे, इन दैट केस दैट विल टेक सम टाइम। तो उसको वहाँ पर बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इस वाले मेथड को यूज़ करते हैं। सो अगर आपके पास आप उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, आई वुड से आप उसी को प्रेफर करिए, बट इसको सीख लीजिए क्योंकि किसी जगह ये काम आ सकता है, ठीक है। अच्छा चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन में एक काम करते हैं, हम लिख लेते हैं इसको। देखिए आर्किटेक्ट सबसे पहले। सो हम एक चीज़ जानते हैं क्या, कि ये डिपेंड किस पर कर रहा है। देखिए इनिशियल लेटर पर डिपेंड कर रहा है ऑब्वियसली, ठीक है। बाकी आपके पास जो पेयरिंग में नंबर्स हैं और जो वर्ड्स हैं उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ये इस इंडिविजुअल को देखूँ तो ये तो डिपेंड करेगा ए पर, फिर उसके बाद एन, एल, फिर ये टी और 35, ये दोनों साथ में रहेंगे, ठीक है। उसके बाद ए, अब देखिए यहाँ पर ये आर्किटेक्ट था, फिर ये आपके पास ए एंड है तो इसको थोड़ा सा अलग रखिएगा। उसके बाद एम, फिर टी 20, ओके, ये दोनों साथ में। उसके बाद डी, फिर एन, ओके। अब देखिए एन आपके पास ये था एन यू, ये आपके पास क्या है एन ओ है, ठीक है। उसके बाद ई एंड देन 40, ये दोनों साथ में, ठीक है। अब इसकी अरेंजमेंट करते हैं, देखिए। ओके, सो सबसे पहले हम जानते हैं क्या, वो पेयर्स को पहले ले रहा था, और पेयर्स में भी वो किसको पहले अरेंज करेगा, जिसका नंबर सबसे छोटा है। मतलब क्या, वो सबसे पहले इसको प्लेस करेगा, ठीक है। और कहाँ पर रखेगा, वो इसको लेफ्ट हैंड पर रखेगा, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, स्टेप नंबर 1, ठीक है। सेकेंड स्टेप में अब वो क्या करेगा, इसके बाद इसको लेगा, इसको भी वो कहाँ पर प्लेस करेगा, लेफ्ट हैंड पर प्लेस करेगा, इसलिए स्टेप नंबर 2। उसके बाद अब वो इसको प्लेस करेगा, स्टेप नंबर 3, ठीक है। अब इसके बाद वो किसको प्लेस करेगा, अब वो प्लेस करेगा यहाँ पर वो वर्ड, वो आपके पास वर्ड जिसका इनिशियल लेटर सबसे एंड में आता है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ आपके पास इनिशियल लेटर सबसे एंड में किसका आएगा, यहाँ पर सबसे पहले आप एन यू इसको प्लेस करेंगे, ठीक है ना। मतलब क्या, ये आपके पास हो जाएगा स्टेप नंबर 4, ठीक है। उसके बाद आप किसको प्लेस करेंगे, एन ओ, ये हो जाएगा स्टेप नंबर 5, ठीक है। अब इसके बाद एम की बारी आएगी, स्टेप नंबर 6, ठीक है। उसके बाद एल आएगा, है ना, स्टेप नंबर 7, फाइन। उसके बाद हम किसको अरेंज करेंगे, डी को, ये क्या हो जाएगा आपके पास स्टेप नंबर 8, ठीक है। उसके बाद अब आप किसको प्लेस करेंगे, अब देखिए अब आप प्लेस करेंगे ए आर को। लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी अरेंजमेंट हो रही थी, नॉर्मल अरेंजमेंट हो रही थी ना, शिफ्टिंग नहीं हो रही थी। हम इसको कहाँ पर उठाएंगे, यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पर प्लेस करेंगे। जहाँ से हम इसे उठा रहे हैं, जहाँ पर प्लेस कर रहे हैं, उसके बीच में कोई भी अनअरेंज्ड एलिमेंट नहीं है ना, इसलिए हम इसको स्टेप नंबर 8 में ही काउंट करेंगे। इसको बोल देते हैं स्टेप नंबर 8 ए, ये हो जाएगा स्टेप नंबर 8 बी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं ए एन को प्लेस करूँगा तो फिर से वही चीज़, जहाँ से हम इसे उठा रहे हैं, जहाँ पर प्लेस कर रहे हैं, उनके बीच में कोई भी अनअरेंज्ड एलिमेंट नहीं है ना, ये सारे क्या हो गए, अरेंज हो गए थे, इसलिए हम इसको भी 8th स्टेप में ही काउंट करेंगे, ये हो जाएगा 8 सी, ठीक है। अच्छा, तो ये आपके पास क्या अरेंजमेंट हो गया। अब उसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विच स्टेप नंबर वुड बी द फॉलोइंग आउटपुट, ओके। तो किस स्टेप नंबर में आपके पास ये आउटपुट मिलेगा आपको, तो इसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो देखिए T20 आपके पास अरेंज है, मतलब क्या स्टेप नंबर 1 तो हो गया, ठीक है। T35 भी अरेंज है, स्टेप नंबर 2 भी हो गया, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं देखता हूँ तो E40 ये भी अरेंज है, मतलब स्टेप नंबर 3 भी हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखता हूँ नट NU भी अरेंज है, मतलब क्या आपके स्टेप नंबर 4 भी हो गया। फिर 4 के बाद अगर मैं देखूँ तो देखिए आर्किटेक्ट है आपके पास, मतलब क्या ये अरेंज नहीं है ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके ये 4th स्टेप तक अरेंज्ड है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या आपके पास स्टेप नंबर 4 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने बोला है कि हाउ मेनी स्टेप्स वुड बी नीडेड टू कंप्लीट द अरेंजमेंट। तो कितने स्टेप्स लग रहे थे, 8 स्टेप्स लग रहे थे ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वन इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा है कि विच एलिमेंट कम्स एग्जैक्टली बिटवीन आर्किटेक्ट, ठीक है, एंड मनी इन स्टेप नंबर 3 ऑफ द गिवन इनपुट, ओके। उसने हमसे बोला कि इसमें से कौन से आपके पास ऐसा एलिमेंट है जो कि एग्जैक्टली सेंटर में आएगा, किससे, आर्किटेक्ट और मनी से। तो देखिए अगर मैं इसको करता हूँ स्टेप नंबर 3 की अगर बात करता हूँ तो सबसे पहले क्या इसको हम अरेंज करेंगे 1, मतलब क्या T20, ठीक है। सेकंड मतलब T35,
थर्ड मतलब E40, ठीक है, थर्ड स्टेप हो गया। बाकी आपके पास सब कुछ सेम रहेगा, मतलब क्या ARNU, ठीक है, LANM, उसके बाद DNO। तो उसमें हमसे ये हो जाए कि आर्किटेक्ट मतलब क्या इसके, और मनी मतलब क्या इसके, एग्जैक्टली बीच में क्या है L, मतलब L क्या है आपके पास, L है आपके पास लैंड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वन इज द राइट आंसर। ठीक है, सो आई होप जितने भी आज हमने क्वेश्चंस किए वो आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।